क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है? जो आइडियल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल दैट शुड बी लेस देन 200 200 से कम? 200 से कम। और अगर ये 240 के ऊपर चला जाता है तो वो हाई लेवल पे आ जाता है एंड दैट इज वेरी एग्जैक्टली क्या होते हैं बॉडी में चेंजेस? हम कैसे समझें कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल अब बढ़ रहा है? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स कभी कभी स्किन में आ जाते हैं, फेस पे? जैसे हाँ आईलिड्स पे, उसे ज़ैंथेलास्मा कहते हैं। तो अपर या लोअर आईलिड में येलोइश स्पॉट्स या एक रेज्ड सा पैच आ जाता है। वो थोड़े से बॉडी में स्वेलिंग्स भी आ जाती हैं, जैसे आपके एल्बोज पे या हाथ पे टेंडन्स पे कभी कभी छोटे नोड्यूल्स आ जाते हैं। तो वो नोड्यूल्स भी नीज पे, बटक्स पे, तो वो सारे वो भी एक संकेत है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हाँ। है। कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर रिस्क में हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के? जो डायबिटिक्स हैं, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, जिनके स्मोकिंग की हिस्ट्री है, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जिनके पेरेंट्स को या जो सिबलिंग्स को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। सो दीज आर ऑल सजेस्टिव कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो सकता है। हमारी मतलब डाइट में ऐसे टॉप 5 कल्प्रिट्स कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं? एक हमें जो रेड मीट्स हैं और प्रोसेस्ड मीट्स हो गए, जैसे कि सॉसेजेस और अपने फ्रोजन मीट्स पे हाँ फ्रोज़न मीट्स हैं, आपका ये हैम है, फुल क्रीम मिल्क, उसकी बना हुआ पनीर, तो वो हमें जो है वो अवॉइड करना है। कि हम चावल, जो हमारा वाइट राइस है, कम करना है। कम करना है। इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? यस, कोलेस्ट्रॉल, वाइट राइस, फिर अपना शुगर्स, चीनी। जो चीनी अपने बॉडी और शुगर में जो बेवरेजेस हैं शुगर वाली, ये सारी चीज़ें जो है फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जिसे खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? काफ़ी है ना, बेरीज या और ये सारे सिट्रस फ्रूट्स जो अपने ऑरेंजेस, और ये इसमें फ्रूट्स खाएं, जूस ना पिए। जूस नहीं। चावल, आटा सब हमें पैकेट्स में मिल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े या बैलेंस करें, तो अगर हम कोई पैकेट वाला सामान खरीद रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में हमें क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, उसमें जैसे मैंने कहा कि सच में डिटॉक्स ड्रिंक्स फ़ायदा करते हैं कोलेस्ट्रॉल जो बुरा है उसको बाहर निकालने में? कुछ ड्रिंक्स होते हैं जिसमें कुछ वो जैसे मैंने कहा सॉल्युबल फाइबर्स वो होते हैं, जैसे? तो आपको पता है इंडिया में इस वक्त ऐसे कई लोग हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक साइलेंट किलर की तरह है। इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते और जब तक सिम्टम्स आते हैं इतनी देर हो चुकी होती है कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक के। तो आज के एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट पे हम कोलेस्ट्रॉल पर ही बात करेंगे कि आखिर हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करें, या क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा रही हैं। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर सौरभ जुनेजा, जो कि डायरेक्टर एंड हेड कार्डियोवास्कुलर सर्जन है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग। डॉक्टर, इस सेशन के जरिए हम लोग कोलेस्ट्रॉल पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोलेस्ट्रॉल हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट करता है, डाइट में या लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में से हम क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस किया जा सके। तो विल स्टार्ट कि बहुत सारे लोग आजकल हार्ट अटैक को कोलेस्ट्रॉल से लिंक करते हैं कि अगर हार्ट अटैक किसी को आया है तो कहा जाता है कि हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल इम्बैलेंस हो। तो क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है? हाँ, हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल का बड़ा रिलेशनशिप है। कोलेस्ट्रॉल जो कि आर्टरीज में एक प्लाक बनाता है, आर्टरीज को हार्डन कर देता है, स्टिफ कर देता है, और इस प्लाक की वजह से धीरे धीरे आर्टरीज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नैरो हो चली जाती है। अच्छा। उसका ब्लड फ्लो जो है उसका कम होता चला जाता है, और कभी वो प्लाक अगर रप्चर कर गया तो सडन क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है लीडिंग टू हार्ट अटैक और स्ट्रोक।
सो ये कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें इसका डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ रहा है तो वो किस मात्रा में बढ़ जाता है, किस लेवल को क्रॉस कर जाता है कि शरीर में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने लगते हैं? कोई एक सर्टेन लेवल होगा जिस पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो दिक्कत होती होगी? ये सिर्फ नंबर से नहीं जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो आइडियल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, दैट शुड बी लेस देन 200 200 से कम। और अगर ये 240 के ऊपर चला जाता है तो वो हाई लेवल पे आ जाता है, एंड दैट इज वेरी रिस्क फैक्टर। बट टोटल कोलेस्ट्रॉल सिर्फ अलग नहीं, उसके सारे जो सबसेट्स होते हैं, लाइक से HDL, LDL, जो कि हम बाद में बात करेंगे, वो सब को भी देख के, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब चीज़ें होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल की पार्ट्स होते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हमें कितना रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, और कितना रिस्क है, ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कर पाएंगे। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी ओके। अच्छा डॉक्टर, हमने हार्ट की तो बात कर ली, तो हम अपने बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लिवर पर क्या असर पड़ता है? लिवर जो है एक मेन ऑर्गन है जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनाता है 75%, 75% जो है बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लिवर बनाता है, और ये लिवर रेगुलेट भी करता है। जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको वो बाइल में बनाता है। बाइल एक सब्सटेंस होती है जो लिवर बनाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बॉडी के बाहर निकलने के काम आता है। बाइल एसिड्स होते हैं जो कि एक तरह का कोलेस्ट्रॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको कंट्रोल करता है। सो ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस है जो कि लिवर कंट्रोल करता है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी देर तक बढ़ी रहती है तो इसमें कंडीशन हो जाता है फैटी लिवर। तो वो फैटी लिवर जो है जिसमें कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन हो जाते हैं, और फिर वो दिक्कत वो आगे स्टेजेस में जाके उसका लिवर के सेल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, फिर फाइब्रोसिस होता है, अल्टीमेटली फेलियर के भी चांसेस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है अगर? हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ये लेटर स्टेजेस की है, बट ये फैटी लिवर वगैरह चीज़ें ये सब हो सकती हैं पहले, जबकि लॉन्ग स्टैंडिंग कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे तो। और इसके साथ ओबिसिटी और वो सब चीज़ें भी, डायबिटीज़, सब इंटर रिलेटेड रहता है। डायबिटीज़ के बारे में ही बता दीजिए, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो डायबिटीज़ भी बढ़ता है, फिर हमारा ब्लड शुगर लेवल अफेक्ट होते हैं? हाँ, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ का तो एक ऐसा आंकड़ा है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। सो आप सोचोगे कि अगर हम डायबिटिक्स का देखें तो 70% जो हमारे डायबिटिक्स हैं उनका कोलेस्ट्रॉल खराब रहता है। बड़ा मतलब कि जैसे हम कहते हैं डिसलिपिडीमिया, जिसमें इनके HDL लेवल्स, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो लेवल्स, मात्रा जो होती हैं वो कम हो जाती है। अच्छा। और जो LDL, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है। सो ये डायबिटीज़ एक ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल का एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती है। इसलिए वी हैव it's very critical to control cholesterol levels in diabetics. हाँ, we have to be very very cautious. और कभी-कभी कोलेस्ट्रॉल पर से भी डायबिटीज़, क्योंकि अगर ये अपना जो कोलेस्ट्रॉल है फैट्स में और सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है, तो ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा देता है। सो हमारा जो बॉडी का इंसुलिन है वो काम नहीं करता, तो शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। तो एक बड़ा ये इंटरप्ले है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, इंटर-रिलेटेड है कि डायबिटीज से कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल से डायबिटीज, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। सो यस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली इन डायबिटिक्स एंड अदर हाई रिस्क। ओके, तो डॉक्टर, आजकल ओबेसिटी पे बहुत बात हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न हैं कि जिस तरह से इंडिया में ओबीज लोग बढ़ते जा रहे हैं, ओवरवेट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आई थिंक कई सारी प्रॉब्लम्स लोगों में बढ़ रही है। पहले हम देखते थे कि ये वेस्टर्न में, मतलब
वेस्ट कंट्रीज में ज़्यादा होता था कि लोग ओबीज हो जाते थे, अब ये धीरे धीरे इंडिया में भी होते जा रहा है हमारी पुअर लाइफस्टाइल, बैड मतलब खान पान के कारण। तो क्या इसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट होता है? जो लोग ओबीज या ओवरवेट होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जी, ये रिस्क फैक्टर है। ओके। और आपका बॉडी फैट, स्पेशली बेली फैट, तो दिस इज रेड फ्लैग to get your cholesterol checked. High BMI, body mass index, that is can be easily calculated by weight upon height square. So अगर आपका BMI जो है 25 के ऊपर है तो आप रिस्क कैटेगरी में आते हो। वेस्ट सरकमफ्रेंस अगर आपका मेन का अगर 40 से ऊपर है तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हो। फीमेल्स का 36 से ऊपर है तो आप उसमें आते हो। ये मैं इंच की बात कर रहा हूँ। और सो ये हाँ, और आपका वेट ऑब्वियसली वो BMI में आता है। सो दीज अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तो आप ओबीज उसमें आते हो। सो ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स विच प्रीडिस्पोज टू कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। सो डेफिनेटली इनको अपना कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली चेक कराना चाहिए और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो उसको भी रेगुलेट करेंगे। तो अगर हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक कराना है तो कितनी फ्रीक्वेंटली चेक कराते रहना चाहिए? देखिए, आजकल जो रिकमेंडेशन है 20 साल से ऊपर एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल में आपको चेक कराना है। ओके। तो 5 साल बहुत लंबा टाइम नहीं हो गया क्या? अगर ये मैं हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ जिसको कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है। और रिस्क फैक्टर मतलब जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सारी, अल्कोहल मॉडरेट से अगर ऊपर है या जेनेटिक कोई फैक्टर है तब वो उनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो अलग हैं। मैं ये हेल्दी एडल्ट की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल चलता फिरता बंदा 20 साल में कोई चेक नहीं कराता। जब तक हम एक 40-50 साल की उम्र में आते हैं तब लोगों को याद आता है कि हाँ मैंने अपना टेस्ट कराना है। सो बट आजकल हाँ कॉर्पोरेट और ये सब में सबके टेस्ट होते हैं रेगुलरली, फुल बॉडी चेकअप्स होते हैं। बट रिकमेंडेशन इज फॉर अ हेल्दी एडल्ट एवरी 5 years एंड आफ्टर 40 देन इट बिकम्स एवरी 1 to 2 years, हर एक 2 साल में। और जिनको आपने जितने प्रॉब्लम्स, जिनको रिस्क फैक्टर्स है उनको तो हर एक साल में 2 साल में चेक कराना है। हाँ, अगर किनको जो दवाइयाँ शुरू हो गई हैं उनको और जल्दी में भी 6-6 महीने में भी कराने की जरूरत है। जिसकी डोज चेंज हुई है या हम किसको लाइफस्टाइल चेंजेस बता रहे हैं तो उसमें तो हम 3 महीने बाद भी कराते हैं। सो ये डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड हिज रिस्क फैक्टर्स। तो डॉक्टर, अगर जैसे किसी ने कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराया है तो जिसमें LDL, HDL या ट्राइग्लिसराइड्स है तो इनमें हमें क्या देखना चाहिए, क्या पैरामीटर्स पर ध्यान दें? देखिए, मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल का टोटल बताया। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सब टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। So one is LDL. LDL is low density lipoprotein. That is the bad cholesterol. Okay. So total cholesterol is LDL plus HDL. HDL is the good cholesterol. So LDL ideally should be less than 100. LDL 100 से कम होना चाहिए। Okay. और अगर LDL 160 के ऊपर है तब एक रेड फ्लैग रेज हो जाना चाहिए कि हाँ भी ये मेरा LDL है। आपको डॉक्टर के पास जाके आपको सलाह करना है, मुझे दवाई शुरू करनी है, नहीं करनी है। और दूसरा है HDL। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल शुड बी मोर देन 40 इन मेल्स और फीमेल्स में मोर देन 50। ठीक है, मतलब if it is more than 60 it is a very good sign. Okay, मतलब जितना HDL ज्यादा हो, हाँ जी, good cholesterol more than 40 in males and 50 in females. So और एक होता है triglycerides, that should be less than 150. 150 से कम, 150 से कम, और अगर 200 से ज्यादा है तो रेड फ्लैग है। Okay. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके टोटल कोलेस्ट्रॉल बनता है। हाँ, तो कॉम्बिनेशन होता है कि एक फॉर्मूला होता है HDL plus LDL plus 20% of the total triglycerides. That is equal to the total cholesterol. Okay. तो ये हमारा जो है वो 200 से कम होना चाहिए। हाँ, so अगर एक बंदा है जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल उसका नॉर्मल है और LDL उसका
ज़्यादा है, HDL कम है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड कि सिर्फ हम एक टोटल कोलेस्ट्रॉल लेके नहीं चल सकते, हमें सारे पैरामीटर्स आपको देखने हैं। ठीक है, तो आपने 3 चीजें बताई हमें, LDL दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। तो बॉडी में HDL को बढ़ाने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने इसका नंबर बताया कि लड़कों में 40 से ज़्यादा और औरतों में 50 से ज़्यादा होना चाहिए। जी सी HDL, the best way to improve HDL is exercise. Okay. And जो recommended exercise है that should be about moderately brisk exercise, at least 150 minutes per week. हफ्ते में 150 मिनट। हाँ, दिन में 30 से 45 मिनट आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करें, चाहे वो मतलब ब्रिस्क वॉकिंग है, चाहे वो आप जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वो हाई इंटेंसिटी में आ जाता है, एंड स्विमिंग है और साइकिलिंग है, आप कोई भी है, बट ईजिएस्ट इज brisk walking. So that is the good way of increasing good cholesterol. Okay. And obviously lifestyle changes like good healthy diet. So all these things like eating fruits and some certain fruits and vegetables which increase your good cholesterol and help in reducing your bad cholesterol. So वो ध्यान रखना है, और बाकी जो स्मोकिंग वगैरह उससे भी कम होता है, डायबिटीज, शुगर कंट्रोल, ये सारा कुछ इंटर रिलेटेड है. इट्स कॉल्ड अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम which predisposes the patient to atherosclerosis, that is जो फैटी आर्टरीज में बिल्डअप होता है, सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ठीक है. अच्छा डॉक्टर, अगर शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब की मात्रा बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ गई है, तो एग्जैक्टली क्या होते हैं बॉडी में चेंजेस, हम कैसे समझें कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल अब बढ़ रहा है? सी, कोलेस्ट्रॉल बड़ा, जैसे आपने कहा, साइलेंट वो है किलर. सी, अगर हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हमें नहीं पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल एज सच बढ़ गया है. कब तक नहीं पता चलेगा? देखिए, कभी पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स कभी स्किन में आ जाते हैं, फेस पे, जैसे आईलिड्स पे, उसे ज़ैंथेलास्मा कहते हैं. अच्छा. तो अपर या लोअर आईलिड में येलोइश स्पॉट्स या एक रेज्ड सा पैच आ जाता है आँखों के आईलिड्स में, अपर और लोअर आईलिड्स. सो दैट इज अ साइन दैट ही मे हैव increased cholesterol. It's a red flag. Should definitely have their cholesterol and lipid profile done, जिसको पूरा lipid profile कहते हैं. तो वो हमें कराना चाहिए. बाकी कोलेस्ट्रॉल, अगर आप जैसे मैंने कहा स्मोकर हैं, या अगर आपको डायबिटीज़ है, या आपका लिवर फंक्शन ठीक नहीं है, या आप ओबीज हैं, तो ये सब चीज़ें आपको कह सकती हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो आपके एबनॉर्मल हैं. ये संकेत हो सकता है कि ये सारी चीज़ें से कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं. तो ये लोग ज़्यादातर रिस्क फैक्टर्स में हैं. जी, रिस्क फैक्टर्स. अगर हमें फेस के थ्रू देखना हो, स्किन चेंजेस, या कभी एक थोड़े से बॉडी में स्वेलिंग्स भी आ जाती हैं. अच्छा. जैसे आपके एल्बोज पे या हाथ पे, टेंडन्स पे कभी छोटे नोड्यूल्स आ जाते हैं. तो वो नोड्यूल्स भी नीज पे, बटक्स पे, तो वो सारे वो भी एक संकेत है. इसको ज़ैंथोमास कहते हैं. तो वो कोलेस्ट्रॉल और उसका फैटी डिपॉजिट्स होती हैं. तो दीज आर थिंग्स विच कैन. फिर एक चीज़ होती है आइरिस, जो आपके आँख की जो वो है काला एरिया, पुतली, उसके आसपास एक ग्रे सा रिंग आ जाता है अलग से उसके आसपास. इट्स कॉल्ड द आर्कस सेनिलिस. सो दीज आर वेरी मच प्रीडिस्पोज्ड टू हाई कोलेस्ट्रॉल. तो मतलब मोस्टली अगर हमें किसी को ऐसे देखना हो तो पहले तो हमारे अपर और लोअर आपके डिपॉजिट्स होते हैं स्किन पर. हमारे बेस्ट वे इज टू चेक योर आपका लिपिड प्रोफाइल. जैसे मैंने कहा, रिकमेंडेशन है कि तो अगर कोलेस्ट्रॉल चेक कराना हो तो हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना होता है. लिपिड प्रोफाइल में सारे सबसेट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल
आ जाते हैं। जो आपने LDL HDL हाँ जी, हाँ ट्राइग्लिसराइड्स जी, बताया हाँ है, जी, हाँ तो उसको देख करके फिर हम समझ सकते जी हैं। जी जी और अगर ऐसे मतलब सिम्टम्स देखने हैं तो आपने जो स्पेसिफिक सिम्टम्स जी बताए, जी। तो डॉक्टर कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर रिस्क में हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, उसके बारे में बताइए। सी जो कोलेस्ट्रॉल जैसे हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो डायबिटिक्स हैं, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, जिनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जिनके पेरेंट्स को या जो सिबलिंग्स को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और कभी किसी को खुद की कभी हार्ट की प्रॉब्लम या चेस्ट पेन, कभी कभी ऐसे डिपेंड होता है कि आपके चेस्ट में पेन हो गया या आपको कभी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। सो दीज आर ऑल सजेस्टिव कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो सकता है। आपके लेग में पेन हो गया, क्योंकि ये सारी आर्टरीज, तभी भी हमको एक ये संकेत है, आंसरिंग योर प्रीवियस क्वेश्चन, कि कैसे हमें पता चले। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो रहा है, आर्टरीज नैरो हो रही हैं। सो ये आर्टरीज कहीं की भी हो सकती हैं, हार्ट की, ब्रेन की, लेग्स की। सो ये सिम्टम्स अलग अलग होंगे, तो चाहे अलग वो अलग बॉडी ऑर्गन्स पे दिखेंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्मॉल पीरियड के लिए, जैसे हम TIA कहते हैं, मतलब? मिनी स्ट्रोक, मिनी स्ट्रोक Okay. कॉल्ड द ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। सो वो छोटा सा कोई क्लॉट चला गया ब्रेन में, बहुत छोटा सा जो आर्टरी है वो नैरो हो गया, ब्लड फ्लो जो है ब्रेन की वो कम हो गई। वैसे चेस्ट पेन हुआ तो वो एंजाइना जैसा हुआ, लेग पेन हुआ मतलब आर्टरीज जो है उसकी नैरो हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें संकेत होता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल जल्दी से चेक कराना है एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। बिल्कुल। तो अगर जैसे हमने टेस्ट करा लिया, किसी को अगर अपनी बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो गए, उन्होंने टेस्ट करा लिया, समझ में आ गया कि हाँ रिपोर्ट्स में उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए उनका पहला स्टेप उसके बाद क्या होना चाहिए? एक तो मैंने आपको नंबर्स बता दिए कि आपको नंबर्स आपके सामने हैं, देखना है ऐसा। बट जरूरी नहीं है कि आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आया या आपका LDL बढ़ा हुआ आया या HDL कम है तो आपको दवाई शुरू करनी पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। अनटिल अनलेस कि एक लेवल के ऊपर हो गया, वो तो अलग बात है कि अगर LDL आपका मोर देन 190 हो गया तब वो आपको शुरू करनी है। बट अगर यंग हेल्दी एडल्ट है तो उसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंड करते हैं कि आप इसको ट्राई करिए, जैसे कि आपका डाइट का कंट्रोल करना है ना, आपको रेगुलर जो है एक्सरसाइज करना, आपने अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसे छोड़ना, अल्कोहल लेते हो तो उसे छोड़ना, तो वो सारी चीज़ें विल प्ले अ बिग रोल इन कंट्रोलिंग योर। तब अगर 3 से 6 महीने में अगर नहीं हो पाता तब दवाई, तब ये हेल्दी की बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका एक रिस्क स्कोर कैलकुलेट करेगा। इट्स कॉल्ड द एथेरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवास्कुलर डिजीज 10-year रिस्क स्कोर। तो वो रिस्क स्कोर एक फॉर्मूला है जिससे वो आपका एज, आपकी जेंडर, लिंग, और आपका रेस, आपका लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, आप स्मोक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है, दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज़ है, बहुत सारे उसमें 10 फैक्टर्स हैं जो कि आपका रिस्क स्कोर कैलकुलेट करते हैं। अगर वो रिस्क स्कोर भी कैलकुलेट होता है, अगर वो रिस्क स्कोर 7.5 से ऊपर है तो आपका वो रिस्क मॉडरेट रिस्क पे आ गया, तो आप यू आर मोर लाइकली टू बेनिफिट विद lifestyle changes and dawa you might need a treatment for it. So your risk score is calculated. Suppose your risk score is less than that, so you might be more okay with lifestyle changes. But किसी का जिसका genetic predisposition है तो उनमें हम थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, so that we know that there is a red flag and we should do lifestyle changes plus a moderate dose of cholesterol lowering मेडिसिन्स। तो अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल समझ में आ गया कि उनका हाई है, डॉक्टर ने देख लिया, एक बार अगर हो गया तो ये लाइफ टाइम के लिए रह जाता है कि इसको रिवर्स कर सकता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा बहुत लोगों को डर रहता है कि एक बार मैं दवाई शुरू कर दूं तो मुझे जिंदगी भर खाना पड़ेगा। जो डॉक्टर है वो आपका, जैसे मैंने कहा, रिस्क स्कोर कैलकुलेट करता है और आपको वो बताता है कि ये आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो।
अगर आप में वो ड्राइव है और आप में वो दृढ़ जज्बा। निश्चय जज्बा है, तो आप अपना वेट कंट्रोल, इवन आप 10% अपना वेट कंट्रोल कर लो, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो जाता उससे हाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें बड़ा क्लोजली इंटर रिलेटेड है। सो आपको वो मौका, आपने वो कर लिया, ठीक है, ठीक है, आपने कोलेस्ट्रॉल कर लिया, आपको जरूरत नहीं है दवाइयाँ शुरू करने खाने की। की। बट आपने अगर डॉक्टर को लगा कि हाँ रिस्क फैक्टर है, ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, और वो फिर आपको दोबारा बुलाएगा 3 महीने में, 6 महीने में कि लेट्स स्टार्ट योर मेडिकेशंस एंड कंट्रोल योर डू लाइफस्टाइल चेंजेस एंड देन विल असेस यू। फिर आपका वो डोज कम भी करेगा, और या फिर अगर आपकी बॉडी वेट आपने कंट्रोल कर लिया, स्मोकिंग बंद कर दी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपने बंद कर दिए, डाइट वगैरह कंट्रोल जो कर दिए, और आपका रिस्क फैक्टर जो स्कोर है वो आपका लेस देन 7.5 आ गया, तो फिर आपको वो बंद कर देगा। So it's a very close interaction between the doctor and the patient. लेकिन अगर उन्होंने फिर से वापस वही पैटर्न फॉलो किया, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हाँ, फिर तो you are asking कि आप है मुझे मार। हाँ, so that you have to reduce, because the benefit is more than the risk of the medicine itself. तो दवाइयों का भी कोई रिस्क होता है क्या, ये साइड इफेक्ट्स अगर लंबे टाइम तक कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं तो? See, most common जो मेडिसिन होती है उसको कहते हैं statins. So इसका मतलब it's a very low risk, but rarely हाँ रिस्क होता है। इसमें सबसे कॉमन एक होता है माइल्जियाज, मतलब मसल में दर्द होना। सो एक साइड इफेक्ट होता है। हाँ, एक साइड इफेक्ट होता है। तो बहुत ज्यादा होगा या माइनर पेन होता है? हाँ, पेन डिपेंड करता है पेशेंट रिस्पॉन्डर पे, बट हाँ ज़्यादा पेन उन लोग मसल एक्स वगैरह करते हैं तो उसमें हम डोज या तो एडजस्ट कर देते हैं या दवा कोई और टाइप ऑफ स्टैटिन चेंज करते हैं कि जिससे वो ठीक हो जाए। और एक ये होता है, एक कभी कभी बहुत रेयरली लिवर पे भी इफेक्ट होता है। अच्छा। लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं या तो एक वो रहता है, कभी जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक होते हैं उनके शुगर बढ़ने के भी कुछ चांसेस होते हैं। सो बट देयर आर वेरियस वेज टू कंट्रोल इट। अगर आपने डोज एडजस्ट कर दिया या उसको दवा चेंज कर दी, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो सब कर सकते हैं, तो उससे कंट्रोल। बाकी उसके अलावा भी और दवा होते हैं कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए। अगर एक आपको बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा है देन और भी दवा होते हैं, एजिटेमाइब और वो सब वो चीज़ें, वो तो पेशेंट पे पेशेंट डिपेंड। हाँ, वो भी हम स्टार्ट करके दे आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। अब तो इन सब के अलावा डाइट का क्या रोल है, कितना रोल है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर लाइन पे ही है या बढ़ा हुआ ही है तो इन लोगों को डाइटरी चेंजेस क्या करने होंगे या फिर दवाइयों का ही सहारा होता है? नहीं, डाइटरी चेंजेस बहुत बड़ा फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मॉडरेट है, सो अगर डाइट से कर पाएँ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे हमने पहले बात करी थी, तो उससे ये हो सकता है कि मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। सो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हमारा जो इंडियन डाइट है तो वो उसे हमें वी आर मोर प्रीडिस्पोज्ड और हम ज़्यादा प्रोन टू कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल्स। तो इंडियन डाइट की अगर हम बात करते हैं तो आप प्लीज़ बताइएगा कि हमारी मतलब डाइट में ऐसे टॉप 5 कल्प्रिट्स कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं? एक हमें जो रेड मीट्स हैं, है ना, रेड मीट्स जैसे कि अपना बीफ, मटन हो गया, बीफ, पोक, ये सब चीज़ें आजकल का मतलब यूज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन एंड। और प्रोसेस्ड मीट्स हो गए जैसे कि सॉसेजेस और अपने फ्रोजन मीट्स पे। हाँ, फ्रोजन मीट्स हैं, आपका ये हैम है ना, बर्गर के जो वो हैं, ये सब आपको अवॉइड करने। एंड फिर हमें जो हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अवॉइड करने। मतलब जैसे हम फुल क्रीम मिल्क, उसकी बना हुआ पनीर, तो वो हमें
जो है वो Avoid. अवॉइड करना है। ओके। फिर हमें जो बटर, घी, ये सब चीज़ें हमें एक लिमिटेड लिमिट रखना है। सो फिर हमें फास्ट फूड्स जो हैं, फ्राइड फास्ट फूड्स, अपना सारा जो ड्राइव थ्रू बर्गर्स एंड अनियन रिंग्स और ये सारे जो होते हैं, ये सब इसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट और जिसे हमें कहते हैं ट्रांस फैट, दीज आर वेरी डेंजरस। एंड फिर बेक्ड प्रोडक्ट्स, बेकरीज मतलब पेस्ट्रीज और क्रोइज़ॉन्स और मफिन्स, ये सब चीज़ें डेफिनेटली अवॉइड करें। और बाकी तो खैर स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक वो सब है ही। चीज़ी सब्सटेंसेस जो हमारे फुल फैट मिल्क से चीज़ बनता है, वो सब चीज़ के और जो सॉसेस होती हैं उस तरह की, वो सब चीज़ें हमने कुकिंग में अवॉइड करनी है। ओके। तो इनके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स फिर हमारे लिए क्या हो सकते हैं? अगर क्योंकि लोगों को जब आप बोलो कि ये बंद कर दे तो फिर बोले कि भाई फिर हम खाएं क्या? तो प्लीज हेल्दी एक और चीज़ खाने वाली जो मैं अपने इंडियन सिनेरियो में है कि हम चावल, जो हमारा वाइट राइस है, कम करना है। इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? यस, कोलेस्ट्रॉल, वाइट राइस, फिर अपना शुगर्स, जो चीनी अपने बॉडी और शुगर में जो बेवरेजेस हैं शुगर वाली, ये सारी चीज़ें जो है एक्सेस जो आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक है, इससे आपका क्या होता है कि ब्लड शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है ना। और फिर ये लिवर को ये एक्सेस जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टोर करता है वो ट्राइग्लिसराइड्स में, और इससे आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सो वो अफेक्ट करना कम कर देता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है। सो ये सारे कोलेस्ट्रॉल के वो हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। सो दीज एंड ये आपको डायबिटिक्स के लिए प्रीडिस्पोज करती है, आपका वेस्ट बेली फैट बढ़ाती है। तो ये सब चीज़ें ट्राइग्लिसराइड वहीं जाके आती हैं ना, तो वहीं फंसती हैं जाके। लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पहले के ज़माने के लोग हैं, वो तो यही खाते हुए आ रहे थे हमेशा से, फिर उनमें कभी हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? हम आज ये चीज़ खा रहे हैं तो हम में हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों हो रहा है? सी बुजुर्ग अब क्या करते थे, घी खाते थे और घी पीते थे, उन्होंने कभी कोलेस्ट्रॉल चेक कराया कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता, कभी हमारी फैसिलिटीज। लोग कमेंट करते हैं कि मेरे दादा 90 95 साल जी करके गए, रोज घी खाते थे। जी। सो दे डिड नॉट यूज अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उनका हमारा लाइफस्टाइल भी अब चेंज हो गया। आप चाह रहे हो कि मैं वो भी खाऊं, साथ में हम अपना लिमिटेड लाइफस्टाइल है, काउच पोटैटो जिसे कहते हैं, टीवी देखना है, आप सब चीज़ के लिए टाइम है, आपको बाहर अपने लिए आधा घंटा वॉक करने के लिए टाइम नहीं है। तो वो पहले मेहनत होती थी, मुशक्क़त होती थी, चाहे वो फील्ड्स में हो, चाहे और जो भी जिसमें हो, तो उससे आई थिंक बर्नआउट हो जाता था जो खाया है। हाँ, सो आपका बॉडी डिमांड है, जो आपकी ये एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब हैं वो यूटिलाइज हो जाती थी, तो उसको फैट में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जिसको मोटापा है वो फिर वो उसको प्रॉब्लम है, चाहे वो मतलब घी पिए या जो भी कितने साल, बट वो उसको रिस्क है। सो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिर हम क्या कहते हैं कि घी जो है, एक्चुअली घी इज पर से इज नॉट बैड, बट वो है कि मॉडरेट क्वांटिटी में, मतलब अगर हेल्दी यंग एडल्ट है तो वो दिन में 1 या 2 चम्मच घी टोटल दिन में ले सकता है। अपनी रोटी में किसी को आदत है डालने की या थोड़ा तड़का डालने की, वो प्रॉब्लम क्या होती है, वो तड़का ड्रॉप्स की बजाय वो चम्मच चला जाता है, जो हमारी माएँ हम पे प्यार नौछावर करती हैं, तो वो फिर हमें ध्यान रखना है। और फिर उसमें ये है कि अगर आप वो खा रहे हो तो फिर आपको जो अपना कार्बोहाइड्रेट का है वो चीज़ें आपको, बेकरी प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फ्रूट वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा अपने खाने में इंट्रोड्यूस करने हैं। तो कौन से वो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जिसे खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? खाने में जो हम रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट्स लाइक जिसमें फाइबर हो और एक पेक्टिन जैसे सॉल्युबल फाइबर होता है, जो आपकी जैसे एप्पल, सेब, हाँ, पियर,
पियर, नाशपाती, है ना, बेरीज, या और ये सारे सिट्रस फ्रूट्स जो अपने ऑरेंजेस, और ये इसमें फ्रूट्स खाएं, जूस ना पिए, जूस नहीं, होल फ्रूट्स, फ्रूट। हाँ फ्रूट्स खाएं, तो उसमें फाइबर होता है, उसमें फिर एलडीएल एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसको कम कर देते हैं। सो वो फाइबर उससे कंबाइन करके उसको बाहर निकाल देते हैं। मतलब अगर हम फाइबर वाले फ्रूट्स खाएंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाएगा। फाइबर अपने डाइट में और कैसे करना है कि हम लोग जैसे इंस्टेड ऑफ मैदा इज अ बिग नो, यस, मैदा एंड वाइट राइस आई टोल्ड यू, इसकी जगह आप यूज करें होल व्हीट, मतलब ग्रेन्स, जैसे कि अपना आजकल ओट्स आ रहा है, आपके ज्वार है, मिलेट्स हैं, तो ये सब चीज़ों में आपका है ना, किनवा है, ब्राउन राइस है, तो ये सारी चीज़ें आपको इनको इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। इससे फाइबर आपका बढ़ता है। फिर आपके जो दूध है वो आप उसको लो फैट पे लीजिए, स्किम्ड मिल्क लीजिए, टोन्ड मिल्क लीजिए, तो आपकी जो पनीर है वो भी आप उस हिसाब से लीजिए। फिर प्लांट प्रोटीन्स में आइए, जैसे कि टोफू हुआ, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे आप ब्रोकली, पालक, स्पिनच, और ये सब ज़्यादा यूज ये करें। एवोकाडो इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, एंड उसका आप एज अ वो बना सकते हैं एज अ टोस्ट में डाल के, और सैलड्स में। एंड फिर आपको ऑयल आपने यूज़ जो करना है वो आप कुकिंग ऑयल में मस्टर्ड ऑयल इज़ अ वेरी गुड, जैसे हम कहते हैं कि कच्ची खानी सरसों वाला तेल, दैट इज गुड फॉर इंडियन कुकिंग। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, यस, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। तो तेल का भी बहुत लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना है तो एग्जैक्टली खाना बनाने के लिए किस तेल का इस्तेमाल करें। सी, इंडियन कुकिंग में अगर आप सपोज फ्राइंग कुछ करना चाहते हैं तो एक तो ग्राउंडनट ऑयल इज गुड, मूंगफली का तेल, हाँ मूंगफली का तेल, और बाकी ऑयल्स भी हैं जो बेसिकली हमें सैचुरेटेड फैट अपना लिमिट करना है। सैचुरेटेड मतलब कि रूम टेम्परेचर में वो जम जाए, वो हमें, जैसे हमें वनस्पति है या बटर है, तो ये चीज़ें सैचुरेटेड फैट्स हैं, दे आर मोर डेंजरस। ओके, सो हमें एज जमने वाले पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल है, राइस ब्रैन ऑयल है, या कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब चीज़ें हम एज अ रोटेशन यूज़ करें। ऐसा नहीं कि ये अच्छा है तो ये नहीं है। ऑलिव ऑयल हम एज अ सैलड ड्रेसिंग या अपना सॉटे करने के लिए, पास्ता, हाँ उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट्स अ गुड बिकॉज इट्स रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो ये, और ऑयल को ज़्यादा बार रीयूज़ ना करें। मतलब हम कहते हैं ना कि बच गया फिर रीयूज़ कर लिया, तो वो उससे हाइड्रोजनेशन बढ़ जाता है, वो फिर वो मुश्किल करता है। तो अच्छा, तेल का एक ये भी होता है क्या कि हम किस टेम्परेचर पे तेल को गर्म कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर हम खाना बनाते हैं तो जब तक कढ़ाई से तेल का धुआं ना निकलने लगे हम उसमें सब्जियां डालते ही नहीं है, तो एक ये भी होता है। हाँ, कुछ देखिए, हाँ कोई ऑयल्स होते हैं जो कि हाइट, एक स्मोक पॉइंट होता है हर ऑयल का, तो उसको वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे ग्राउंडनट ऑयल मैंने कहा, इसका हाई स्मोक पॉइंट है, या फिर आप जैसे मैंने बताया बाकी नहीं, सरसों का तो नॉर्मल इंडियन कुकिंग में अच्छा रहता है, एंड सरसों का तेल, और बाकी अपना कैनोला ऑयल या अपना राइस ब्रैन ऑयल, ये सब के स्मोक पॉइंट्स हाई हैं, सो दे आर सुटेबल फॉर इंडियन कुकिंग, फ्राइंग एंड ऑल, दैट कैन बी डन। बट ऑब्वियसली ये सारा कुछ मॉडरेशन में और लिमिट में रहना चाहिए। वी शुड अवॉइड पाम ऑयल शुड बी अवॉइडेड। पाम ऑयल तो आजकल बहुत सारे चीजों में भी यूज किया जाता है, हिडन इंग्रेडिएंट के तौर पे। यस, रेड फ्लैग, एंड इट इज गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड दैट यू हैव टू टेल कि आपका कितना इसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल में जो आपको लेबल है उसमें आपको उसमें लिखना होना चाहिए कि कितना ट्रांस फैट है, कितना सैचुरेटेड फैट है, तो वो सब चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। कोकोनट ऑयल में भी बहुत सैचुरेटेड फैट है, नारियल तेल में लोग बहुत साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा, स्पेशली केरला वगैरह में यूज़ करते हैं एज अ कुकिंग मीडियम, बट आपको मतलब ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट काफ़ी है। सो पेशेंट्स जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि आजकल गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हमें सब लिखना होगा पैकेट्स पे, अगर कोई, जैसे आजकल तो हर चीज़ हमें पैकेट्स में मिलती है, मोस्टली चीज़ें,
हम तेल भी लेने जाएं, सब्जी भी लेने जाएं या फिर कुछ खाने की चावल आटा सब हमें पैकेट्स में मिल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े या बैलेंस में रहे, तो अगर हम कोई पैकेट वाला सामान खरीद रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में हमें क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, उसमें जैसे मैंने कहा कि ट्रांस फैट देखना है कि कितना है ना? तो कितना होना इज नॉर्मल? 0 ट्रांस फैट। 0 ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो कि हम सारे हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बिस्किट्स, उसमें ये सारे सब में, ये पेस्ट्रीज, कुकीज या सो ये सब में ट्रांस फैट होता है। सो उसमें हमें वो देखना है कि फिर कभी कभी होता है कि ट्रांस फैट 0 हो, फिर सैचुरेटेड फैट की कितनी मात्रा है। अच्छा, वो एक हमें लेबल देखना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए? कि सैचुरेटेड फैट्स लिमिट में होना चाहिए, कि मतलब लोअर द बेटर, जितना कम हो, हाँ, जितना कम हो उतना बेटर। और बाकी कोलेस्ट्रॉल, देखिए आपके जो बॉडी की एक क्षमता होती है कि कोलेस्ट्रॉल जो आपके डाइट में है वो आपको लिवर जो है वो आपको वो डिग्रेड कर लेगा, वो आपको वो बाइल जूस बनाता है, आपकी वो पित्त की थैली में डाल के रखता है, वो सब चीज़ें वो रेगुलेट कर लेता है। इवन एग, सपोज एग आप खाने की शौक रखते हैं तो आप एग खा सकते हैं, एग योक आप खा सकते हैं एक लिमिट तक। आप नॉर्मल अगर एडल्ट हैं तो एक अंडा आप विद एग खा सकते हैं। आपको ज़्यादा अंडे खाने हैं तो आप एक एग योक ले लो, बाकी वाइट्स ले लो। सो वो सारी चीज़ें आप अपना कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जिसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है वो भी एग योक खा सकता है, बट लिमिट में, हफ्ते में 2 या 3 ऐसा खा ले, है ना? सो वो थोड़ा सा हमें करना होगा, देख के चलना। डॉक्टर, सोशल मीडिया पे ना जब भी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारे आजकल डिटॉक्स ड्रिंक्स आते हैं कि ये पी लो तो सारा बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर से ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो सच में डिटॉक्स ड्रिंक्स फ़ायदा करते हैं कोलेस्ट्रॉल जो बुरा है उसको बाहर निकालने में? कुछ ड्रिंक्स होते हैं जिसमें कुछ वो जैसे मैंने कहा सॉल्युबल फाइबर्स वो होते हैं। जैसे? तो अब ड्रिंक्स का मैं नाम तो ऐसे नहीं बता पाऊँगा, पर उसमें कुछ जूसेस में वो लोग फाइबर्स वगैरह मिला के, तो वो दे हेल्प इन रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल, विच हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल। सो एक वो तरीका है, बट उससे बहुत सारे आसान तरीके हैं जो कि आप अपने नॉर्मल उसमें लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हैं, जो एज अ डेली अपना फ्रूट वेजिटेबल्स अगर अपना वो करें, एंड उसमें अपना जैसे मैंने आपको कहा डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स करें। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप चिकन यूज़ करें, लीन मीट जैसे कहते हैं वो यूज़ करें, और उसमें स्किन निकाल के इवन, हाँ, जो अभी अगर आप मटन भी खा रहे हैं तो वो कट लें जिसमें फैट ना का, हाँ, कम पोर्शन हो, जो दिखता है फैट, जो चर्बी है सारा निकाल दें कुकिंग से पहले। सो फिश यूज़ करें, फैटी फिश होती हैं, जैसे स्पेशली सामन हुआ या सार्डीन्स हुआ या उस तरह की फिश हैं जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होती हैं। ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं? ड्राई फ्रूट्स, यस, ड्राई फ्रूट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आलमंड्स और अपने वॉलनट्स, अखरोट और पिस्ता, these are good, and they have a fiber content also, and they are called good fats. और सीड्स भी का सीड्स, यस, सीड्स जैसे अपने फ्लैक्स सीड्स हैं या आपके चिया सीड्स हैं, तो ये सारी चीज़ों से आपका कोलेस्ट्रॉल आपकी ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी को बनाना ज़रूरत है आपके। गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। यस, गुड कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल चाहिए फॉर योर हार्मोन्स, है ना, फॉर योर ब्रेन, फॉर सो मेनी थिंग्स यू नीड कोलेस्ट्रॉल। सो इट्स नॉट बैड, बट एक्सेस ऑफ इट इज़ बैड। ओके, तो डॉक्टर, आई थिंक हमने इस पॉडकास्ट में कोलेस्ट्रॉल पर काफ़ी बातचीत कर ली है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा या जो भी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, बैलेंस में रहे, तो आज से ही उन्हें कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो अपने लाइफस्टाइल में शुरू कर देनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? आप क्या रेकमेंड करेंगे? पहला तो आप ये सोचिए कि आप एक जो मील है उसको आप क्लीन करिए। मतलब ये ब्रेकफास्ट या डिनर, सपोज जो ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में सपोज आपने पराठा खाने का शौक है,
ठीक है, तो उसे अवॉइड करें। उसकी जगह आप ओट्स ले लें। ओट्स में आप कुछ वो फ्रूट्स डाल दें, उसमें कुछ नट्स डाल दें, वो एक बाउल ऑफ आपका वो हो जाए। चाहे अगर आपने सोचो जैम और ब्रेड खाना है तो आप उसको मल्टीग्रेन का वो टोस्ट लें और उसकी जगह आप एवोकाडो का वो बनाएं स्प्रेड, उसका वो यूज़ करें। बॉइल्ड एग ले लें। सो ये सब सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे पोहा खाते हैं, पोहा और आपने ऊपर सेव डालना है तो उसकी जगह आप उपमा बना लो, वेजिटेबल उपमा, है ना, वो वैसी चीज़ वो यूज़ कर लो। चीला बना लो, मूंग दाल का चीला बना लो। तो ये सारी सब्स्टिट्यूट्स हैं जो कि आप कम से कम एक मील से शुरू करो कि हाँ भी ये हेल्दी है ना। वैसे या वो डिनर में भी कर सकते हो। सो जैसे भी आप उसको एक करें। दूसरा ये कि जो इमीडिएट चीज़ है कि एक बाउल ऑफ सैलड बिफोर अ मील, आइदर लंच और डिनर, बाउल ऑफ सैलड लें। उससे क्या है कि आपका जो बॉडी का फाइबर और जो है वो आपका बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन आपकी कम होगी। बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, गुड बैड तो फिर वो बॉडी बनाता है, पर वो चीज होती है कि आपने अपना एक बाउल ऑफ सैलड लिया, दैट्स इम्पोर्टेंट। दूसरा है, एक तीसरी चीज है वॉकिंग। वॉकिंग आप शुरू कर दो, चाहे आप 15 मिनट से ही शुरू करो। 10-20 मिनट वॉकिंग करो और उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। चाहे 10-10 मिनट दिन में 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, कैसे भी आपको करना। आप वो चीज अपने लिए आपको करनी है। सो उसी से आपको धीरे धीरे काफी बेनिफिट होगा। सो इससे आपकी LDL लेवल आपकी वो एक्सरसाइज से कम होती है, HDL लेवल बढ़ती है। सो दिस विल, आपका बेली फैट कम होगा, ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे। सो ये सब चीज़ें आप अगर रेगुलर मेंटेन कर सकेंगे तो बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो आई थिंक हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल पर काफ़ी बातचीत कर ली। हमारी ऑडियंस के मन में जितने सवाल होंगे उन सभी सवालों का जवाब देने की हमने कोशिश तो की है। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को आपने एंड तक देखा। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। जितना ज़्यादा हम इसके बारे में जानेंगे उतना हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इस बीमारी से बचा करके रख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। तब तक हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।